welcome back to the channel. In this video, we'll be discussing about a new topic, Kerala Dam Management. You might be remembering that in 2018, Kerala faced massive floods. बहुत भारी फ्लड्स वहाँ पर आए. वहीं 2022 के अंदर भी द रेनफॉल वो सेम, उतनी ही रेनफॉल 2022 में हुई जितनी 2018 में हुई थी. लेकिन इस बार ऐसे कोई फ्लड्स देखने को नहीं मिले. तो क्या कारण था, किस तरह का डैम मैनेजमेंट केरला की तरफ से अपनाया गया, विल बी डिस्कसिंग दिस इन दिस वीडियो. फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज. क्या होता है क्लाइमेट चेंज? बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण आज ये हालत हो गई है कि हमारे पूरे मौसम बदल गए हैं. जो अगस्त में, जुलाई के आसपास, मिड जुलाई में पीक पर मॉनसून होता था, अब वो मिड अगस्त में हो रहा है. तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हुआ है और केरला कोई एक्सेप्शन नहीं है. पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज आज के समय में एक बहुत ही हॉटली डिबेटेड मुद्दा है. लेकिन दुख की बात यह है कि ये सिर्फ एक डिबेटेड मुद्दा है, इसके ऊपर इन प्रैक्टिस कुछ भी नहीं किया जाता. गवर्नमेंट्स, बहुत सारी समिट्स होती हैं, जैसे हाल फिलहाल में आपने नाम सुना होगा, ग्लासगो समिट हुई. ग्लासगो समिट ज़्यादातर इसलिए फेमस हुई, किन लीडर्स ने उसमें भाग लिया, किस लीडर ने क्या बोला, इस बारे में ज़्यादातर फेमस होती है. लेकिन क्या उसमें निर्णय लिया गया, क्या इन प्रैक्टिस लाने की बात कही गई, इस पर कोई ख़ास बात नहीं होती. तो इसी कारण यही कारण है कि आज हम इस कदर पहुंच गए हैं कि प्रकृति हमें रिस्पॉन्स देती है, और वो रिस्पॉन्स है इन टर्म्स ऑफ फ्लड्स या फिर इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक्स. इन सारे तरीक़ों से प्रकृति आज हमें एक रिस्पॉन्स दे रही है. तो सबसे पहले ये जो क्लाइमेट चेंज सारी दुनिया में देखा जा रहा है, इसका केरला कोई एक्सेप्शन नहीं है. केरला में भी ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है. पहले जो मॉनसून मिड जुलाई के आसपास पीक पर होता था, अब वो मिड अगस्त के आसपास लगभग 1 महीने की देरी से आता है. तो केरला का जो मॉनसून पैटर्न है इस साल भी सेम रहा. उतनी ही रेनफॉल इस साल 2022 में हुई जितनी 2018 में हुई थी. लेकिन इस बार 2018 जितने फ्लड्स नहीं देखने को मिले. उसका क्या कारण है, इस वीडियो में हम बेसिकली वही डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द रीजंस कि इस बार फ्लड हम मैनेज कर पाए, फ्लड नहीं आया. तो सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो है न्यू डैम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. जो डैम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है इस साल बिल्कुल नया उन्होंने अपनाया, एक एक्सपेरिमेंट किया और फॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल रहा. तो हम सबसे पहले उस न्यू डैम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उस टेक्निक को देखेंगे. तो उसको अगर देखें तो हमें एक बार डैम के अलग अलग लेवल्स को समझना पड़ेगा. एक डैम है, क्यों डैम्स बनाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक फ्लोइंग रिवर है, तो डैम एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है इस फ्लोइंग रिवर का जो फ्लो है उसे थोड़ा कम करने के लिए, ताकि डाउनस्ट्रीम एरियाज़ में उतना प्रेशर ना बने, साथ ही वाटर भी कंजर्व होता चला जाए. तो ये मेजर रीज़न होता है डैम्स के निर्माण में. अब डैम्स बहुत सारे लेवल्स होते हैं वाटर स्टोरेज के. उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो फुल रिजर्वर लेवल, ये नॉर्मल समय में होता है, फ्लड्स के समय इसे नहीं रखा जाता. क्यों? क्योंकि फुल रिजर्वर लेवल होता क्या है, जितना ये रिजर्वर इसकी ब्रिम तक पूरा लबालब भरा होता है तब उसे फुल रिजर्वर लेवल कहा जाता है. ये नॉर्मल डेज में इतना रखा जाता है फुल पर, क्योंकि उस समय इसके ओवरफ्लो होने के कोई चांसेस नहीं होते. मैक्सिमम रिजर्वर लेवल फ्लड्स के दौरान हो जाता है. जब ज़्यादा फ्लड्स आते हैं तो मैक्सिमम रिजर्वर लेवल, डैम्स के गेट बंद कर दिए जाते हैं जब नदी का भाव ज़्यादा हो, ताकि डाउनस्ट्रीम एरियाज़ में प्रेशर ना बने. लेकिन उसमें डैम्स में क्या हो जाता है, डैम्स में फुल भर जाता है, फुल रिजर्वर लेवल तक भी पानी चला जाता है. फिर ये ऊपर भी और ऊपर भर जाता है क्योंकि फ़्लो बहुत ज़्यादा है नदी का, और फिर यहाँ से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है. बाढ़, उस वक्त डैम्स टूट जाते हैं. बाढ़ ऐसे आती है. अब बात करें हम इसके अलावा, जो मैक्सिमम रिजर्वर लेवल है और फुल रिजर्वर लेवल के बीच का जो जितना पानी है इसे फ्लड स्टोरेज कहा जाता है. ये है फ्लड का पानी, दिस इज़ फ्लड वाटर. इतना फ्लड आता है इस पानी में से. अब मिनिमम पूल लेवल की बात करें तो ये वो लेवल है जिसके नीचे अब
पानी का एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता, डैम के अंदर इसके नीचे से पानी नहीं निकाला जाता कि कम से कम डैम में इतना तो पानी होना चाहिए, तो ये लेवल बना दिया जाता है। तो लास्ट जो आउटलेट होती है वो इससे ऊपर रखी जाती है, हल्की सी ऊपर, ताकि बस अब ये पानी ना निकाला जाए। तो इसे कहा जाता है मिनिमम पूल लेवल, ठीक है, कि कम से कम इस डैम के अंदर इतना वाटर तो होना ही होना चाहिए। मिनिमम पूल लेवल जो होता है, मिनिमम पूल लेवल से लेकर डैम के बिल्कुल बेस तक जितना भी पानी होता है उसे डैम स्टोरेज के नाम से जाना जाता है, सॉरी डेड स्टोरेज के नाम से जाना जाता है, कि अगर ये भी ख़त्म हो गया तो फिर ये डैम डेड हो जाएगा, तो इसे डेड स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। और उसके अलावा एक बैंक स्टोरेज होता है, जो डैम के आसपास जो मार्शी लैंड होती है उस मार्शी लैंड में थोड़ा बहुत पानी स्टोर हो जाता है। जाहिर सी बात है, आप मिट्टी में पानी डालेंगे वो स्टोर होगा, तो थोड़ा बहुत पानी स्टोर हो जाता है। जैसे यहाँ पर पानी कम होता है ये वापस इसमें चला जाता है, तो इस स्टोर पानी को बैंक स्टोरेज के नाम से जाना जाता है, कि डैम के बैंक पर किनारे पर पानी स्टोर हो गया है। मिनिमम पूल लेवल से लेकर जो फुल रिजर्वायर लेवल है इसके बीच का जो पानी है इसे लाइव या यूज़फुल स्टोरेज कहा जाता है। ये मेजर है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला पानी होता है, इसे कहा जाता है लाइव या फिर यूज़फुल स्टोरेज। तो ये आपने अलग अलग लेवल्स देखे। तो केरला ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, केरला ने कभी भी फ्लड के समय में, मॉनसून के समय में पानी के लेवल को, ये जो फुल रिजर्वायर लेवल है इससे ऊपर नहीं जाने दिया। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे ही, लेट मी चेंज द पेन, बेटर समझ पाएंगे। जैसे ही फॉर एग्जांपल इतना वाटर, अब बारिश ज़्यादा हुई है, मानसून के समय बारिश ज़्यादा हुई है, तो ऐसे में क्या होता है, आगे से नदी में पानी का बहाव ज़्यादा आ रहा है, तो पानी का लेवल इतना बढ़ा, फिर थोड़े समय बाद ये इतना बढ़ा। तो केरला की जो उनकी जो वाटर सेल मैनेजमेंट क्लाइमेट सेल है उसने कभी भी पानी को फुल रिजर्वायर लेवल तक नहीं जाने दिया। उसे पहले ही, जैसे ही पता लगता कि पानी फुल रिजर्वायर लेवल तक पहुंचने ही वाला है, वो कुछ गेट्स खोल देती थी और पानी को थोड़ा बाहर निकालती थी, आउटलेट्स खोलती थी। तो और धीरे कम प्रेशर पे खोलती थी ताकि नीचे के जो डाउनस्ट्रीम एरियाज़ हैं, डाउनस्ट्रीम एरियाज़ उन्हें भी ज़्यादा प्रेशर ना झेलना पड़े, और इसका जो पानी है वो हल्का फुल्का फिर से रिसीड कर जाता था, फिर से उतने पे आ जाता था। अब मॉनसून कोई 1-2 दिन तो होता नहीं है, पूरे 2-3 महीने चलता है, तो फिर से जब पानी वापस थोड़ा उठने लगता था तो वापस कुछ आउटलेट्स खोल दिए जाते थे। तो पानी को कभी भी फुल रिजर्वायर लेवल तक पहुंचने नहीं दिया गया। यही कारण है कि इस साल फ्लड्स नहीं आए, पानी वहां तक पहुंचा नहीं, डैम से बाहर आया नहीं, और इधर से बहुत हल्के हल्के लो प्रेशर के ऊपर पानी छोड़ा जाता, तो जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उन पर भी ज़्यादा प्रेशर पड़ा नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई, फुल रिजर्वायर लेवल तक पानी को नहीं पहुंचने दिया गया, बेसिकली यही वो स्ट्रैटेजी थी। तो आई होप आप समझे होंगे। आगे ना केवल नई डैम स्ट्रैटेजी बल्कि जो इनकंसिस्टेंसी देखी जा रही थी वेदर प्रेडिक्शन से रिलेटेड, हर साल क्या होता था, पूरी तरीके से जो केरला का डिपार्टमेंट है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पर निर्भर करता था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस साल क्या प्रेडिक्शंस की कि केरला में जुलाई के महीने में बहुत हैवी रेनफॉल आएगी, लेकिन अगस्त में इतनी कुछ नहीं देखी जाएगी, मॉडरेट रहेगी। लेकिन हो गया उल्टा, इस साल अगस्त में ज़्यादा रेनफॉल हुई और जुलाई में उतनी रेनफॉल देखी नहीं गई। अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से केरला की गवर्नमेंट प्रिपरेशंस करती तो जुलाई में उसे हाई प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था और अगस्त में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन हो गया उल्टा। तो इस साल क्या अलग किया गया, इस साल ना केवल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स को देखा गया बल्कि बहुत सारी ग्लोबल एजेंसीज जैसे यूएस के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स पर नज़र रखी गई, ईयू के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स पर नज़र रखी गई। तो इससे क्या हुआ, इन सारों ने ये प्रिडिक्ट किया कि अगस्त में भी बहुत हैवी रेनफॉल के आसार है। तो ऐसे में जुलाई अगस्त पूरे मॉनसून सीज़न ये पूरी तरीके से अपने अलर्ट पे रहे, और इसी कारण है कि इस साल इन्होंने ऐसे कोई फ्लड्स नहीं देखे। उसके अलावा इमरजेंसी एक्शन प्लान्स इन्होंने पहले ही बना लिए, जैसे
कि कितना पानी एक बार आउटलेट में से निकालना है, पहले इन्होंने कैलकुलेट कर लिया। ये नहीं कि समय पर गेट्स खोले, नहीं, समय पर गेट्स खोले लेकिन समय पर कितना पानी निकालना है उसी समय कैलकुलेट करने नहीं बैठे। इन्होंने पहले ही ये कैलकुलेट कर लिया कि अगर ओवरफ्लो होता है डैम तो एक डोर से कितना पानी आउटलेट करना है। एक डोर से फॉर एग्जांपल अगर 5000 क्यूमेक्स का पानी अगर बाहर निकाला जाता है तो नीचे के जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उन पर कितना प्रेशर पड़ेगा। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा किया तो पूरा कैलकुलेशन पहले ही हो गई, तो एक समय पर इन्हें ये सब नहीं करना पड़ा। तो ये भी एक कारण है। उसके अलावा जो इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो सेंट्रल वाटर सेल है वो ज़्यादातर फॉरेस्ट के एरियाज से काम करती है जहाँ पर सिग्नल्स ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ऐसे में सेंट्रल वाटर कमीशन फॉरेस्ट से काम करती है, सिग्नल वहाँ अच्छे नहीं पकड़ते। तो ऐसे में वाटर जो मैनेजमेंट है उससे वो कम्युनिकेशन नहीं बन पाता। इस साल उस पर भी बहुत ज़्यादा काम किया गया। आगे के लो लाइंग एरियाज में फॉर एग्जांपल यहाँ पर डैम खोले जा रहे हैं, डैम के गेट्स खोले जा रहे हैं, तो आगे के लो लाइंग एरियाज़ को पहले ही इसकी जानकारी समय पर दे दी गई और इन्होंने भी बहुत पहले बता दिया कि किस पर्टिकुलर समय पर कितना पानी वहाँ तक पहुँचेगा। तो इसी कम्युनिकेशन के कारण भी फ्लड्स आने से रुक जाते हैं। तो यही कारण है। उसके अलावा वंस अगेन वी विल डिस्कस द रीज़न्स। तो सबसे पहला इनकी डैम मैनेजमेंट इस साल बिल्कुल अलग रही। डैम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इस साल कभी भी फुल रिजर्वायर लेवल से ऊपर पानी को नहीं जाने दिया गया। उसके अलावा जो एक्शन प्लान है उसे पहले ही करके देख लिया गया पूरी तरीके से। तीसरा जो देखा गया वो है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, इससे बहुत इजीली कम्युनिकेट करना हमारे लिए आसान हो गया। और चौथा जो ग्लोबल एजेंसीज़ हैं उनके वेदर प्रेडिक्शंस पर नज़र रखी गई, और यही कारण है कि वो हम इस साल मैनेज कर पाए, केरला मैनेज कर पाया। और यही कारण है लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बच गई, ज़्यादा कैजुअलिटीज़ वहाँ देखने को नहीं मिली। और ये सारे ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर कहा जाए किसे इस सक्सेस का ज़्यादा श्रेय देना चाहिए, कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका रहा, तो सारे ही मेजर हैं, सब ने अपना अपना रोल प्ले किया। And this was all about floods. I hope you got to know a lot from this video. Thank you for watching the video.